आज का टॉपिक है हमारा तोता, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं आज। चलिए, यह पूरा चैप्टर 8 चरणों में विभाजित है, जिसका हम लोग आज पहला चरण प्रारंभ करते हैं। तो यह कहानी एक तोते के बारे में है। तो शुरू करते हैं। एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था, पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उलझता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदे कानून क्या किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल में फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। यहाँ बात की गई है एक तोते की, जो बहुत मूर्खता के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। जो गाना तो गाता है, लेकिन जो उसको सिखाया जाता है बोलने के लिए, वो नहीं बोलता है। इधर उधर उछल कूद करता रहता है, नियम कानून के साथ नहीं रहता है। तो राजा को ऐसा लगता है कि यह तोता किसी काम का है नहीं, उनके बागीचे के फलों को नुकसान कर दे रहा है, जिससे उनके फल बाजार में जो फल हैं उसकी कमी पड़ जा रही है। इस प्रकार उनके राज्य में परेशानी उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने मंत्री को बुलाया अपने और कहा, इस तोते को सिखाओ, कुछ पढ़ना लिखना बोलना सिखाओ। अगला चरण देखते हैं। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीवन की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपतवार से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। अब तीसरा चरण देखते हैं। सुनार बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता, शिक्षा की तो इति हो गई। कोई कहता, शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वाले को बुलाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जो भी नहीं रहेगा, जगह भी नहीं रहेगा। नवियों को लद बैलों का लाद लाद कर इनाम दिया गया। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नाम रोशन भी बाकी न रहा। दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ू पोछा और पालिश की धूम भी मची रहती थी। जो भी देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे बंधु भाई बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों, बालाखानों
में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। ये हमारा तीसरा चरण खत्म हुआ। चौथा चरण क्या है कि संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई सीमा या कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई है या नहीं। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलवाएं, पंडितों को बुलवाएं, नकनवियों को बुलवाएं, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलवाएं। निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए वे ऐसी ओछी बात करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने की हार पहनाई गई। अब यहाँ पे चौथा चरण खत्म होता है और पांचवा चरण शुरू होता है। यहाँ पे देखिए, राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखें कि शिक्षा कैसे घूम धड़ाके से और कैसी बगटूट तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहबों, मुहल्लों, मित्रों और मित्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आधम के। उनके पहुँचते ही ढ्योड़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशे, खुर्दक, नगाड़े, तुरहियाँ, भेरियाँ, दमामे, कांसें, बांसुरियाँ, झाल, करताल, मृदंग, जगझंप आदि आदि आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बुढ़ियाँ फड़फड़ा कर मंत्र पाठ करने लगे। मंत्री, मजदूर, सुनार, नकलनवीस, देखभाल करने वाले और सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना। महाराजा ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इनके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास में झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज, आपने तोते को देखा भी है। राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की ज़रूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फड़फड़ाकर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठठाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े खो जाते थे। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेठू सरकार को
ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेड़ देना। यहाँ पांचवा चरण खत्म होता है और शुरू होता है छठा चरण। अब छठे चरण में देखते हैं। तोता दिन पर दिन वृद्ध रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समीक्षा की प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है। फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूटा नहीं था या छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता और बड़ी अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ था। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लुहार हाजिर हुआ, आग, भाथी और हथौड़ा लेकर। वह धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हाड़ी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पंछी सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लुहार की लुहसास बेहद फैल गई और लुहारीन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अदा किया। यहाँ छठा चरण खत्म हुआ। अब हम देखते हैं सातवां चरण। तोता मर गया। कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई। राजा ने पूछा, अब भी वह उलझता फुदकता है। भांजा बोला, अभी राम कहिए। अब भी उड़ता है? नाक कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं तो। दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है? ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूँ की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नौ बसंत की दक्षिणी बयार में 9 पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकुलित वन के आकाश को आकुल कर दिया। इस प्रकार 8वां चरण भी यहाँ समाप्त होता है और यह चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप एक बार दोहरा ज़रूर लेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें आप स्वतः सॉल्व कर लेंगे। अगर परेशानी आती है तो ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।